Hello guys, myself Raval Singh. Today I am going to present topic hypertension. हाइपरटेंशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप नाम से जानते हैं। तो हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जिस प्रेशर के साथ हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है, ऐसे प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। डेफिनेशन हाइपरटेंशन को हम STN या ST नाम से भी लिखते हैं। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या हाइपरटेंशन बोलते हैं। यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लंबे समय से हमारे जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर एलिवेट होता है यानी बढ़ा हुआ होता है। तो हाइपरटेंशन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कितना होता है। तो एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है वो एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 100 से 120 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 55 से लेके 80 mmHg होती है। बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में यदि किसी पेशेंट का BP 140/90 mmHg या इससे अधिक है तो ऐसे BP को हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। तो 3 टाइप्स होते हैं जिसमें एक तो होता है प्री हाइपरटेंशन, दूसरा होता है हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट एंड हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड। तो बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे ब्लड में 2 प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो प्री हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू होगा वो 120 से लेके 139 mmHg कंसीडर होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो 80 से लेके 89 mmHg होता है। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से लेके 159 mmHg होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेके 99 mmHg होता है। तो अगर किसी पेशेंट का BP यानी 159/99 आता है तो ये क्या है, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन है। स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होता है जिस कंडीशन में BP जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका वैल्यू 160 mmHg से ऊपर, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू 160 mmHg से मोर देन एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है वो 100 mmHg से मोर देन होता है। तो हम ऐसे कंडीशन को हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड में कंसीडर करते हैं। एक होता है हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी से वेरियस हार्मोन्स निकलते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के टाइम पे तो एलिवेट होता है एंड आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है ऐसे ब्लड प्रेशर को हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हाइपरटेंशन का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर के बिहाफ पे ही हम मानते हैं कि हाँ ऐसा इस कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर कोई भी रिस्क फैक्टर की वजह से ही जो हाइपरटेंशन होता है। तो एटियोलॉजी के बिहाफ पे हम तय करते हैं जो हमारा BP होता है वो 2 कैटेगरी में है। एक तो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होता है यानी प्राइमरी यानी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वो होता है जिस कंडीशन में कोई भी आइडेंटिफाइड कॉज नहीं होता है, यानी ऐसे पेशेंट को या ऐसे पर्सन को ना ही डायबिटीज़ है, ना ही कोई हार्ट डिसीज़ है, ना ही उसको कोई रीनल समस्या है यानी किडनी से एसोसिएट,
तो ऐसे में जो ब्लड प्रेशर होगा जो फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ है विदाउट एनी एसोसिएट फैक्टर, तो हम ऐसे ब्लड प्रेशर को प्राइमरी हाइपरटेंशन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जो बीपी एलिवेट होता है उसमें कुछ कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज़ है या डायबिटीज़ है, रीनल डिसीज़ है, या फिर इंडोक्राइन डिसऑर्डर जस्ट लाइक कुशिंग सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्रेन ट्यूमर एंड हेड इंजरी है, स्लीप एपनिया। एपनिया मतलब होता है सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस का रुकना, ठीक है। मेडिकेशन लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनएसआईडी एंड कोकेन। एनएसआईडी जो होता है यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यदि कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग ले रहा होता है तो ऐसे में भी अगर किसी का बीपी एलिवेट होता है तो हम उसको यानी कैटेगरी सेकंड में रखते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जैसा हमने आपको बताया कि बीपी का यानी हाई ब्लड प्रेशर होने का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है एसोसिएट या रिस्क फैक्टर होते हैं। चांस ऑफ सीएडी आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज, यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो कि 50 साल के बाद होने के चांसेस रहते हैं, जो कि एज रिलेटेड समस्या है। एल्कोहल, स्मोकिंग एंड डीएम। एल्कोहल, स्मोकिंग एंड डीएम यानी डायबिटीज़ मिलाइटिस यानी डायबिटीज़। एक्सेसिव डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम। जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें हमारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। एक तो होता है मॉडिफिएबल एंड दूसरा होता है नॉन मॉडिफिएबल। तो मॉडिफिएबल में वो रिस्क फैक्टर जैसे कि आपने पढ़ा एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे मॉडिफिएबल हैं, यानी हम इनको चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो नॉन मॉडिफिएबल है जैसे आपने पढ़ा फैमिली हिस्ट्री, आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते, जेंडर एसोसिएट आप नहीं अवॉइड कर सकते, एंड एज उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। यानी ऐसा जो रिस्क फैक्टर जो अवॉइडेबल नहीं है तो ऐसे उसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ता है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय 4 मैकेनिज्म: सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम, एक्टिविटीज ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो 4 सिस्टम हैं, 4 सिस्टम मिलके हमारे जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन किए रहते हैं। अब कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर की, तो इन्हीं चारों सिस्टम में से किसी की गड़बड़ी की वजह से जो प्रेशर होता है यानी ब्लड का प्रेशर वो एलिवेट देखने को मिलता है। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़, व्हेन द बीपी इज डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ सीएनएस यानी सीएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल अकर, द इंक्रीज एसएनएस एक्टिविटी, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब बीपी क्या होता है डिक्रीज होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है हार्ट रेट को इंक्रीज करता है एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और आपके बॉडी में प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है। द इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस vasoconstriction in the peripheral arteries and promote the release of renin from kidney। अभी हम आगे बात करेंगे कि रेनिन का यूज कैसे होता है या रेनिन कैसे जो है बीपी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म पे, जहाँ पे ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो रहा था और हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, नॉर्मल प्रेशर करने का जो कोशिश किया, वो क्या है हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी प्रोटेक्टिव है। द नेट इफेक्ट ऑफ एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन इज टू इंक्रीज एट्रियल ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक एज के बाद में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, हम ये कह सकते हैं, यानी वैस्कुलर इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारा सीएनएस यानी एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वैस्कुलर इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, यानी बीपी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू SVR, दैट मीन्स सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस। Activities of vascular endothelium. The vascular endothelium is a single cell layer that lines blood vessels. It will produce vasoactive substance and growth factor like nitric acid, endothelin, etc. These substances are potent vasoconstriction and cause increased blood pressure level. तो वैस्कुलर एंडोथीलियम में क्या होता है, इंडोथीलियम यानी आपकी इनर लाइनिंग, ठीक है। तो ये क्या करती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि क्या होते हैं, वैसो एक्टिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। जब आपके ब्लड वेसल्स यानी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, एंड जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम होता है जो कि हमारे लीवर से सिक्रेट होता है। हमारी जो किडनी से सिक्रेट रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। वहीं पे हमारी जो किडनी एंड लंग्स, उनसे एक एंजाइम निकलता है जिस एंजाइम का नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे तो एडीएच का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, आपके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्शन करेंगे तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा, आपके सिंपैथेटिक ओवरड्राइव एंड थर्स्ट पे एक्ट करते सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जिससे कि आपका क्या होता है, थर्स्ट इंक्रीज होता। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की। तो एल्डोस्टेरोन आपके बॉडी में क्या करेगा, यानी सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन को स्टिमुलेट करता है। एडीएच हार्मोन्स जब ज़्यादा सिक्रेट होगा तो आपका क्या होगा, डायूरेसिस कम होगा, यानी यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होगा, और जब यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होगा तो प्रेशर आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ जो आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है जो कि आपकी आर्टरीज पे काम करता है, और आर्टरीज का क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो आपका भले ही फ्लूइड वॉल्यूम उतना ही हो लेकिन प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में देख रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकेंड जो रिसेप्टर है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड पे काम कर रहा, और एड्रिनल ग्लैंड जो है आपकी एल्डोस्टेरोन सिक्रेट कर रही। एडीएच और एल्डोस्टेरोन मिलके क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी में सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या होगा, आपका जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उधर आपके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा, दैट मीन्स ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंड आपका क्या होगा, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम की। व्हेन द एंजियोटेंसिन सेकेंड इज स्टिमुलेटेड इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इट विल सिक्रीट एल्डोस्टेरोन। जैसा कि हमने आपको बताया कि एंजियोटेंसिन जो सेकेंड जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है और एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपके किडनी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है और बॉडी के अंदर सोडियम रिटेन होता है। जब सोडियम रिटेन होता है तो वाटर भी रिटेन होता है, और सोडियम और वाटर के रिटेन होने से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके बॉडी में प्रेशर भी बढ़ेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, यानी हाई ब्लड प्रेशर में क्या देखने को मिलता है। आपको बता दें कि कई बार बीपी बढ़ने से कोई भी समस्या नहीं होती है, इसीलिए हम हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर डिसीज भी बोलते हैं। ये आपको अंदर अंदर कब किल कर दे आपको पता ही नहीं चलता। इन सम पेशेंट द सिम्टम विल डेवलप लाइक, कुछ पेशेंट में सिम्टम इस तरीके से प्रदर्शित होते हैं जैसे कि सीवियर हेडेक यानी बहुत तेज़ सर में दर्द होना, ब्लर्ड विजन आँखों से धुंधला दिखना, डिजीनेस यानी चक्कर जैसा महसूस होना, नोजिया यानी उल्टी महसूस होना, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ होना, फटीग यानी थकान, कन्फ्यूजन, एपिटैक्सिस। और क्या होता है कई बार कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कोई माइन्यूट आपकी कैपिलरीज यानी नोज में कोई भी कैपिलरीज का रप्चर हो जाना जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है नोज से, एंड ऐसी कंडीशन को हम एपिटैक्सिस नाम से जानते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड एपिटैक्सिस। नेक्स्ट है आपका चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरेगुलर हार्ट बीट, पैपिल एडिमा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या हम ऐसे टेस्ट कराएं जिससे कि हमें पता चले। तो सबसे पहले तो आपने इसके रिस्क फैक्टर जो पढ़ा था, रिस्क फैक्टर में आपने पढ़ा था एक्सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्सेसिव इनटेक ऑफ साल्ट, आपने पढ़ा था ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। तो हम पेशेंट की कंप्लीटली अगर हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें तो ही हमें पता चल जाता है। हिस्ट्री में आपसे उसे पेशेंट से आपको पूछना है कि फैमिली में किसी को बीपी तो नहीं था, वो पेशेंट की लाइफ स्टाइल कैसी है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेंगे। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि आपने पढ़ा था रिस्क फैक्टर में, यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या हार्ट डिसीज़ है तो उनमें भी क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे एंड चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या करते हैं, देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं यानी कार्डियोमेगैली हो, यानी पेशेंट के हार्ट का जो साइज है वो इनलार्ज हो गया हो। हम ईसीजी कराते हैं, ईसीजी करा के ये देखते हैं कि हार्ट जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा एक टेस्ट हम और कराते हैं जिसमें हम लिपिड प्रोफाइल को देखते हैं। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है आपको हम बता देते हैं कि हमारे बॉडी में दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक हमारे बॉडी में होता है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारे बॉडी में होता है वो एलडीएल होता है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, दैट इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या करता है, जो एलडीएल होता है वो धीरे धीरे हमारी ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग में डिपॉजिट होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो डायमीटर होता है वो डायमीटर को ये नैरो करता जाता है, और जिससे कि क्या होता है पेशेंट को हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं एंड हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं। हम ये सिंपली ये कह सकते हैं ड्यू टू हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का ज़्यादा होना, जिसकी वजह से यानी बीपी का बढ़ जाना। तो ये क्या है हमारा, यानी बीपी का बढ़ना ड्यू टू हाइपरलिपिडीमिया, ये हमारा है एक रिस्क फैक्टर। तो हमें रूल आउट करने के लिए पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल भी कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट हम अंडरलाइंग कॉज के बिहाफ पे करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमने बताया कि मॉडिफिएबल ये होता है, अगर किसी पेशेंट का एक्सेसिव साल्ट इनटेक है यानी उसका स्ट्रेस है, और क्या है पेशेंट का ओबेसिटी है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए इस पेशेंट को सलाह देते हैं। दूसरा हम फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी से पेशेंट के बीपी को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम पेशेंट से बोलते हैं कि वेट रिडक्शन करें। वेट रिडक्शन यानी वेट को लूज करने का प्रयास करें। ऐसे में वेट लूज करने के लिए हम पेशेंट को सलाह देते हैं कीटोजेनिक डाइट की। दैट मीन्स कि पेशेंट अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करे। नेक्स्ट है हमारा डैश।
यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें कि हम यानी ऐसी डाइट लें जो हमारे हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है डाइटरी सोडियम रिडक्शन। सोडियम हमें कम लेना है, यानी साल्ट इंटेक कम करना है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस भी एक क्या होता है आपका इम्पोर्टेंट कॉज होता है हाई बीपी का। फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी में आपके वेरियस ग्रुप हैं, जो कि हम एक डिटेल आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कलेक्टिवली दीज ड्रग आर कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। मतलब फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी में जो हमारे यानी हाई बीपी को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स यूज होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम इनको एक नाम से जानते हैं, यानी उन ड्रग्स को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। जैसे कि डायूरेटिक्स, अगर कि जैसा कि हमने अभी कॉजेज में या पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन की वजह से पेशेंट के बॉडी में सोडियम एंड फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हम डायूरेटिक्स देंगे। तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे, पेशेंट के यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे, और इसका एग्जाम्पल है हमारा क्लोरथाइजाइड एंड फ्रूसेमाइड। जब पेशेंट का यानी डायूरेटिक यानी यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हमारे हार्ट पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, मेडिकेशन रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कॉजिंग द हार्ट टू बीट स्लोली विद लेस फोर्स। यानी बीटा ब्लॉकर जो है हमारी हार्ट पे काम करते हैं, दैट मीन्स कार्डियक मसल्स पे, और कार्डियक मसल्स को के स्लो कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को भी ये क्या करते हैं, स्लो करने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका एटिनोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर का। दीज मेडिकेशन कॉजेज पेरीफेरल वैसोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये क्या करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पेरीफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। तो पेरीफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस में नॉर्मली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, यानी जब प्रेशर बढ़ने के साथ साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है। तो और बीपी वाली कंडीशन में क्या होता है, यानी पेरीफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस ये प्रेजेंट है, यानी जो ब्लड वेसल्स है उसका इलास्टिसिटी लॉस हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देते हैं, वैसोडाइलेशन देते हैं। तो वैसोडाइलेशन से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका वैसोडाइलेटर। These medication acting directly on the muscles of the arteries and preventing muscles from tightening and arteries from narrowing। ये क्या है, वैसोडाइलेटर, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं। और जब ब्लड वेसल्स आपका डायलेट होंगी तो यानी डायमीटर बढ़ेगा, और डायमीटर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम उतना ही है, तो यानी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपका क्या है, वैसोडाइलेटर आपका फार्मेकोलॉजिकल मेथड है बीपी को रिड्यूस करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसी। जैसा कि आपने पढ़ा था कि एंजियोटेंसिनोजन निकलता है कहाँ से, हमारे लीवर से। रेनिन जो है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंड जो एसी निकलता है जो हमारा लंग्स और किडनी से, एसी यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एसी इनहिबिटर हम देते हैं, यानी ऐसे ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के सिक्रीशन को इनहिबिट करें। ठीक है, जिससे कि हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ना हो पाए, और बीपी जो आपका बढ़ रहा था यानी एल्डोस्टेरोन जो आपके बॉडी में बढ़ रहा था जिसकी वजह से सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन हो रहा था, तो वो ना हो। तो एसी इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपके सिक्रेट कहाँ से होते हैं, रीनल से, दैट मीन्स किडनी से और लंग से। और ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो आपका
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है और कई बार क्या करता है, सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन को भी स्टिमुलेट करता है। तो एसी इनहिबिटर का एग्जांपल है आपका कैप्टोप्रिल एंड रेमिप्रिल। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जैसे कि एग्जांपल आपका है एम्लोडिपिन एंड नाइफडिपिन। ये क्या करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स या सेल्स के अंदर कैल्शियम के यानी इनटेक को इनहिबिट करने का काम करते हैं, और जिससे कि क्या होते हैं, आपका वैसोडाइलेशन होता है और हार्ट रेट डिक्रीज होता है। तो ऐसे क्या होता है, आपका बीपी कम होता है। अल्टरनेटिव थेरेपी विच आर हेल्पफुल टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर इंक्लूड एक्यूपंक्चर, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड डाइवर्सनल थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेस एसोसिएट है या पेशेंट को ड्यू टू स्लीप एपनिया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आप डाइवर्सनल थेरेपी भी पेशेंट के लिए यूजफुल होते हैं हाई बीपी को मैनेज करने के लिए। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फैमिली हिस्ट्री लेना है, पेशेंट की डाइटरी इंटेक के बारे में पूछना है एंड लाइफ स्टाइल के बारे में पूछना है। आइडेंटिफाई द मेडिकल हिस्ट्री सच एज CAD, रीनल डिसीज। जैसा कि आपको पता है, यानी इससे जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी भी एसोसिएट रिस्क फैक्टर की वजह से होता है। जैसे किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज है या रीनल डिसीज, दैट मीन्स किडनी की डिसीज है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। ऐसे पेशेंट को आपको स्मोकिंग एंड एल्कोहल इनटेक करने के लिए मना करना है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है। अस्कल्टेट हार्ट रेट एंड पैल्पेट पेरिफेरल पल्स। हमें क्या करना है, पल्स यानी हार्ट रेट को अस्कल्टेट करना है। अस्कल्टेट करके हमें ये देखना है कहीं हार्ट रेट इरेगुलर तो नहीं है, एंड पेरिफेरल पल्स को हमें असेस करना है जिससे कि हमें ये पता चले कि जो पल्स है वो रेगुलर वे में है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द यूज ऑफ मेडिकेशन सच एज कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरॉइड, NSAID आपके होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब पेन किलर। मॉनिटर वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली, प्रोवाइड डाइट विच लो सोडियम एंड रिच विद फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमें ऐसे पेशेंट को लो सोडियम डाइट के लिए इंस्ट्रक्ट करना है, फ्रूट एडिक्वेट अमाउंट में देना है और हरी सब्जियां देना है। मॉनिटर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्रिक्वेंटली। ऐसे पेशेंट का जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको हमें बीच बीच में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को चेक कराते रहना है, क्योंकि बीपी की वजह से वैसे ही एक हार्ट डिसीज होने का रिस्क फैक्टर रहता है, और साथ साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा तो यानी आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू सो मच।